हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज विलियम ब्लैक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उनके वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी एक शॉर्ट बायोग्राफी जो है मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और विलियम ब्लैक के ऊपर जो है कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं या फिर इनको और भी जो ये क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज इंग्लिश लिटरेचर और यहाँ पर हम लोग जो है विलियम ब्लैक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेसन की तरफ जाने से पहले मैं आपको अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके सामने और भी अच्छे जो है वीडियो प्रेजेंट कर सकें। तो ये जो वीडियो हम लोग जो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो यूजीसी नेट स्टेट लेवल के जो सेट और सिलेक्ट एग्जाम्स होते हैं, गेट इंग्लिश लिटरेचर, डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस और एनवीएस का जो टीजीटी एंड पीजीटी जो है इंग्लिश लिटरेचर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू द स्टेट पीएससी। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और कहीं पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम डेफिनेटली जो है आपका इसमें रिप्लाई करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का सेशन है विलियम ब्लैक के बारे में है। तो विलियम ब्लैक जो है, ये इनका जो बर्थ है जो हुआ था वो लंदन में हुआ था और इनका बर्थ का जो डेट है वो 28 नवंबर 1757। तो ऑल्दो हम लोगों ने इसको मैंने 19th सेंचुरी के अंदर रखा है क्योंकि इनका वैसे जो वर्क था वो 18th सेंचुरी के लास्ट में और 19th सेंचुरी के पहले हुआ था। तो इसको आप जो है 18th सेंचुरी भी रख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, क्योंकि काफी सारे अब हम जो पोइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे 19th सेंचुरी के अंदर। तो इनका जो बर्थ है 1757 में हुआ था 28 नवंबर में। तो इनका जो एजुकेशन हुआ था इनका घर पे ही हुआ था बाय मदर, यानी ये कहीं पर अपने स्कूल कॉलेज लेवल पे नहीं गए थे, घर में ही इनकी पढ़ाई को स्टार्ट किया था इनकी मदर और इनके फादर ने। और 25 ईयर की एज में इनकी जो शादी है वो कैथरीन बाउचर से हो गई थी। तो ये जो है 25 ईयर्स की एज में कैथरीन के साथ इन्होंने शादी कर ली थी। जो कैथरीन थी इन्होंने इनको खुद पढ़ाया था और कैथरीन ने इनके लिए काफ़ी सारे इनके जो इतने भी जो एक तरह से बोलते हैं एडिटिंग जो आज के समय में हम लोग कहते हैं, कैथरीन ने इनके लिए काफ़ी एडिटिंग की थी इनके वर्क के बारे में और काफ़ी सारे वर्क में कैथरीन ने इनका साथ दिया था। तो ये जो थे विलियम ब्लैक जो थे एक विजनरी पोइट थे। अगर इनके आप जो इंटरनेट पे जाकर अगर इनकी आप पेंटिंग को देखोगे तो इनकी पेंटिंग को आज भी बहुत सारे लोगों के द्वारा सराहा जाता है। तो मतलब ही इज़ अ वेरी ग्रेट इनग्रेवर और विजनरी पोइट और इन्होंने मैक्सिमम जो वर्क है इनका बहुत फेमस रहा है, जिसको भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो विलियम ब्लैक जो थे ये काफ़ी सारे उस समय के जो रेडिकल थिंकर थे उस समय के अपने समय के उनके साथ ये एसोसिएट हुए थे, जैसे थॉमस पेन और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के साथ। तो इन्होंने जो है काफ़ी उनके साथ रहकर उनके काफ़ी सारे एसोसिएशन उनके साथ वर्क चल रहा था। तो रेडिकल थिंकर जो उस समय के थे उनके साथ उन्होंने काफ़ी वर्क किया था और उन्हीं की थिंकिंग कहीं ना कहीं इनके वर्क में देखने को मिलती है। इसके अलावा वो जो मेन इंपॉर्टेंस जो देते थे विलियम ब्लैक, इमेजिनेशन को देते थे। उनका कहना था कि हम जो पर्सन है अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी सोच सकता है और उस इमेजिनेशन को अपने वर्क के अंदर लेके आ सकता है। तो यही जो था उनकी थिंकिंग जो है उनकी पेंटिंग में और उनकी पोएम्स में देखने को मिलती है। तो उनका मेन कहना का था कि इमेजिनेशन को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे ओवर द रीजन, और यही जो है उनकी पोइट्री और इमेजेस में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है उनका जो ऑब्जर्व करने का जो तरीका था, तो वो जो जनरली जो करते थे ऑब्जर्वेशन जो था वो एक तरह से आइडियल फॉर्म शुड बी कंस्ट्रक्टेड नॉट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर बट फ्रॉम द इनर विजन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका जो मेन इंपॉर्टेंस था इमेजिनेशन को ज़्यादा था, तो वही बात उन्होंने यहाँ पे भी बोली है कि जितना हम लोग नेचर को ऑब्जर्व करके हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे, उससे अच्छा ये है कि हम अपने इनर विजन को देखें कि हमारी अंदर की जो आवाज़ है हमें क्या कहने को बोलती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो उनका वर्क जो है देखने को मिलता है।
इसके अलावा उन्होंने इस तरह की पोइट्री लिखी जिससे कि एक कोई भी कॉमन पर्सन, कोई कॉमन पीपल जो है उनकी पोइट्री को बहुत आसानी से समझ सकता था। और यही जो वर्क है, इवन इनका जो पोइट्री के साथ साथ इनका जो वर्क भी था, मतलब इवन जो इमेजिनेशन भी जो थी वो कॉमन पर्सन को समझ में आ सके, इस तरह से उन्होंने काम किया था। अब विलियम ब्लैक के जो आखिरी के कुछ साल जो थे वो काफ़ी गरीबी में बीते थे, तो क्योंकि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा जो दूसरे लोगों ने उनका जो एसोसिएशन था वो ख़त्म हो गया था, बट स्टिल उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया। और आखिरी के समय में उनकी मुलाकात एक जॉन लेनिन नाम के एक पर्सन से हुई 1818 में, जो कि एक यंग आर्टिस्ट था, और उसने उनकी काफ़ी हेल्प करी। और उनकी हेल्प से विलियम ब्लैक ने आखिरी के समय में भी बहुत अच्छे वर्क अपने बनाए, क्रिएट किए। और उसी वर्क को जो एक तरह से आज की डेट में जो कहते हैं कि फाइनेंशियली एक तरह से सपोर्ट करना, तो जॉन लेनिन ने उनको काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट किया आखिरी के समय में। और उन्होंने विलियम ब्लैक को एक पर्टिकुलर इलिस्ट्रेशन डिज़ाइन के लिए, जिसमें कि ये बोला जाए कि डांटे डिवाइन कॉमेडी जो है एक फेमस, बोला जाए डिवाइन कॉमेडी जो एक फेमस वर्क है, तो उनका जो इलिस्ट्रेशन करने के लिए कमीशन किया जॉन ने, और 1825 के अंदर। और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया था जो कि उनके वर्क में देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर वर्क के लिए, डांटे डिवाइन कॉमेडी के लिए उन्होंने कमीशन किया था विलियम ब्लैक को, और वो जो था आखिरी में 1827 में उनकी डेथ हो गई। तो मोर एंड लेस जो है इनकी अगर देखा जाए तो वो 70 ईयर्स तक इनका एज रहा, और इस समय में उन्होंने काफ़ी फेमस वर्क प्रोड्यूस किया इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। अब उनका जो मेन वर्क है उनको हम जो देख लेते हैं, तो एज अ पोइट के फॉर्म में, एज अ इलिस्ट्रेशन के फॉर्म में उन्होंने क्या क्या वर्क किया जरा देखते हैं। तो क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ऑल रिलीजन्स आर वन, ये जो था 1788 में प्रोड्यूस किया गया था ये वर्क। अब ये जो पोइट एज अ पोएम है, एज अ कलेक्शन ऑफ पोएम प्रोड्यूस की गई हैं, और कहीं कहीं पर इन्होंने एज अ इलिस्ट्रेशन भी दिया है, काफ़ी फेमस। ओके, देन अमेरिका प्रोफेसी 1793 में, तो इनका मैं नाम लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और साथ में ईयर बता रहा हूँ, आप उनको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यूरोप ऑफ प्रोफेसी 1794, फॉर चिल्ड्रन द गेट्स ऑफ पैराडाइज 1793, फॉर द सेक्सेस द गेट ऑफ द पैराडाइज 1820। तो ये 5 फेमस वर्क हैं। देन अभी और भी हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑल रिलीजन्स आर वन 1788, अमेरिका अ प्रोफेसी 1793, अ यूरोप अ प्रोफेसी 1794, फॉर द चिल्ड्रन द गेट्स ऑफ पैराडाइज 1793, फॉर द सेक्सेस द गेट ऑफ पैराडाइज 1820। ओके, देन और वर्क है जैसे पोइटिकल स्केचेस 1783, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो कि बहुत फेमस इनका वर्क रहा है 1794, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789। पहले जो था ये एक ही कलेक्शन में प्रोड्यूस हुआ था, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, पर बाद में इस वर्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। देन द बुक ऑफ एनिया 1795 एंड द बुक्स ऑफ लॉ 1795। ओके, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं। पोइटिकल स्केचेस इन 1783, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789, द बुक ऑफ एनिया 1795 एंड द बुक ऑफ लॉस 1795। ओके, देन इसके बाद द फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजन 1794, देन द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल जो कि बहुत फेमस वर्क रहा है इनका 1790, द सॉन्ग्स ऑफ लॉस 1795 सॉरी, देयर इज नो नेचुरल रिलीजन 1788, और आखिरी में द विजन्स ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन 1793। तो आप देखोगे मैक्सिमम जो वर्क है इनका 17 में रहा है, यानी 18 सेंचुरी में इनका मैक्सिमम वर्क रहा है, बट फिर भी इनके जो वर्क रहे हैं 19 सेंचुरी में भी रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको जो कैटेगराइज किया है 19 सेंचुरी, क्योंकि इनकी डेथ भी जो है 19 सेंचुरी में हुई थी, तो इन्होंने काफ़ी समय जो 19 सेंचुरी में बिताया था, तो इसलिए जो इनका पूरा मेजर वर्क है ये आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने इनकी जो शॉर्ट बायोग्राफी और इनके जो इंपॉर्टेंट जो वर्क है, जिनको आप मेजर वर्क कह सकते हैं, अभी तक हमने आपके सामने प्रेजेंट किए। अब जो है हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि BSI एकेडमी द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसके लिए आप हमारे
व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। हमारे जो कोर्सेज है यूजीसी नेट के हैं, सेट एग्जाम्स के हैं, केवीएस टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी के, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, तो इनके काफ़ी सारे कोर्सेज जो है हमारे पास हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जाए थ्रू द स्टेट पीएससी और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स के भी कोर्सेज जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन बहुत सारे ऐसे भी स्टेट के जो सेट एग्जाम्स हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर में होते हैं, जिनको हम लोग टारगेट करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ सेट, गुजरात सेट, हिमाचल प्रदेश सेट, कर्नाटका सेट, महाराष्ट्र सेट, उत्तराखंड सेट, राजस्थान सेट, हरियाणा सेट, गोवा सेट और वेस्ट बंगाल सेट। तो अब जो है कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो जितना आप शेयर कर सकें। तो क्योंकि इसके अंदर जो ये चैनल है स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर है, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया सभी जितने भी एग्जाम्स की सभी प्रिपरेशन जो है हम लोग अपने यहाँ पे कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, Who is the author of the following lines? इन ये जो लाइन है इनके ऑथर कौन है? To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. तो who is the author of these following lines? So option है थॉमस ग्रे, सेकंड ऑप्शन विलियम ब्लैक, थर्ड ऑप्शन विलियम कॉलिंस एंड द फोर्थ ऑप्शन विलियम कॉपर। तो अब इतने सारे ऑप्शन है आपके सामने, आपको चूज करना है। तो देखिए ऑब्वियस बात है, जब ये सारा का सारा लेक्चर विलियम ब्लैक के बारे में है तो इसकी लाइन के जो पोइट होंगे, ऑथर होंगे, वो विलियम ब्लैक ही होंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर तो सेकंड है, बट क्या है इसके बारे में जिसका एक्सप्लेनेशन जरा देख लेते हैं। ऑगरीज ऑफ इनोसेंस इज अ पोएम बाय विलियम ब्लैक। तो ये जो लाइन है ये आपकी ऑगरीज ऑफ इनोसेंस तो यहां से ली गई है, विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई हैं। और इसको जो था एक्चुअली में ये माना जाता है कि इसको 1803 में विलियम ब्लैक के द्वारा लिख लिया गया था, बट इट वाज नॉट पब्लिश अंटिल द 1863, यानी उनकी डेथ के भी कम से कम 35 साल बाद तक ये पब्लिश नहीं हुई थी। तो काफ़ी समय बाद तक इस पोएम को, काफ़ी समय बाद उनकी डेथ के बाद इस पोएम को पब्लिश किया गया था और इसका नाम है ऑगरीज ऑफ इनोसेंस। ओके, और ऑगरी इज अ साइन और ओमेन। तो जो ये ऑगरी है ये एक तरह का साइन है, ओमेन मतलब एक तरह से बोला जाए ना कि एक बोला जाए आपको एक सूचक है, और मतलब कहते हैं ना कि किसी भी चीज का एक समय है, यानी एक सही समय कब होता है, तो उसका एक साइन है, ऑगरी जो है एक साइन है। तो उसके बारे में बताया गया है विलियम ब्लैक के द्वारा। और यहां पर इनके द्वारा इट इज अ सीरीज ऑफ पैराडॉक्सेस विच स्पीक्स ऑफ इनोसेंस juxtaposed by with evil and corruption. ओके, तो यहां पर ये बताया गया है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर एक इनोसेंस, यानी आप एक बच्चे को रख सकते हैं, एक चाइल्ड को ले सकते हैं, किस तरह से उसमें ईवल यानी बेकार चीज़ें और करप्शन भर दिया जाता है। तो एक तरह की पूरी सीरीज जो है इसी के ऊपर ही पूरी पोएम जो है, सारी पोएम्स जो है इसमें रखी गई हैं। ओके, तो सीरीज इट इज अ सीरीज ऑफ पैराडॉक्स व्हिच स्पीक्स ऑफ इनोसेंस जस्टिफाइड विद ईवल एंड द करप्शन। और ये जो पोएम है विलियम ब्लैक द्वारा लिखी गई है। सो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन पर्टिकुलर विलियम ब्लैक वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजियस राइटिंग ऑफ, यानी रिलीजियस बोला जाए कि विलियम ब्लैक जो किसके कौन से ऐसे रिलीजियस राइटर थे उनकी राइटिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। मार्टिन लूथर, जैकब बॉम, एम्यूनल स्वीडेनबॉर्ग एंड कन्फ्यूशियस। तो इनमें से कौन से ऐसे दो फेमस रिनाउंड रिलीजियस राइटर्स हैं जिनके वर्क को देखकर विलियम ब्लैक जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, आपको बताना है। करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड,
थर्ड ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सो प्लीज गिव मी योर आंसर, और आप जो है वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो विलियम ब्लैक जो है वो एक तरह के रोमांटिक पोइट थे, थिंकर थे, आर्टिस्ट थे। तो रोमांटिक का मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि जो हम जो जनरली बॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं। रोमांटिक का मतलब है एक तरह से अपने वर्क को एज अ इंडिविजुअलिस्टिक जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, एक तरह के उनको हम लोग जो है रोमांटिक पोइट कहते हैं। और विलियम ब्लैक जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे बाय द राइटिंग ऑफ द एम्यूअल स्वीडेनबर्ग एंड द जैकब बॉम। ओके, तो जैकब बॉम, तो इनके जो दो फेमस रिलीजियस राइटर थे, इनके वर्क से बहुत प्रभावित थे। तो कहीं ना कहीं इनकी जो राइटिंग से इनका जो वर्क है विलियम ब्लैक का, उनको देखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो थर्ड है, क्योंकि सेकंड दैट इज अ जैकब बॉम एंड एम्यूअल स्वीडेनबर्ग जो है वो इसके करेक्ट आंसर है। सो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल इज अ डैश बाय डैश। मतलब एक जो ये मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल है, जो कि अभी मैंने आपको जब इनका मेजर वर्क था इसके बारे में बताया था, ये क्या है? एक नॉवल है, और इसके राइटर या पोइट कौन है? ओके, तो ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, ये हमने अभी डिस्कस किया भी था। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल इज अ पोएम एंड इट वाज रिटन बाय द विलियम ब्लैक। सो करेक्ट आंसर तो इसमें थर्ड है। सो इसमें कोई डाउट है नहीं बिल्कुल भी, बट इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल इज अ पोएम बाय द विलियम ब्लैक। ओके, और ये एक तरह का विलियम ब्लैक का बहुत बोला जाए कि इनके जितने भी वर्क हैं उनमें से बहुत ज़्यादा फेमस इन्फ्लुएंशियल वर्क है ब्लैक का। और इनमें मतलब एक तरह से उनके जितने भी वर्क हैं, एक्चुअली में विलियम ब्लैक की जो एक पर्सनैलिटी थी ना, वो अपने समय के जितने भी ऑथर थे, राइटर थे, पोइट थी, वो एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उनको माना जाता कि इनके अंदर जो एक तरह का पागलपन है, एक सिनिकल नेचर के पर्सन है ये। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो इसलिए मैक्सिमम जो उनका जो एसोसिएशन था वो उतने फेमस राइटर से उस समय के नहीं हो पाया, क्योंकि लोग उनको जो है पागल मानते थे काफ़ी हद तक। बट कहीं ना कहीं वही पागलपन, मतलब वो पागलपन नहीं था, वो वर्क के प्रति अपना जो था वो सही दृष्टिकोण था, जो कि उनके वर्क में देखने को मिलता है। और ये जो पोयम है, एक्चुअली में जो पूरे कलेक्शन जो है बुक का, ये प्रोस के फॉर्म में लिखा गया है। तो ये जो वर्क आपको जो है, आप अगर देखें तो विकिपीडिया में जाके इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। सो द बुक इज रिटन इन द प्रोस फॉर्म। एंड ऑल्सो दिस वर्क वॉज कंपोज बिटवीन 1790 एंड 1793। और उस समय जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो 1789 में हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो जो वर्क है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जो कहीं ना कहीं जो देखा जाए कि कहीं ना कहीं एक तरह से इंस्पिरेशन है, उन्होंने इस वर्क के अंदर ली थी, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। ओके, और इसको 1790 और 93 के बीच में कंपोज किया गया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है। सो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर, that is a William Black. And next question है question 4. The phrase dark satanic meals has become the most famous description of the force at the center of the Industrial Revolution. The phrase was used by the William Wordsworth, William Black, Thomas Crell, John Ruskin. तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो डार्क सैटेनिक मील्स है, ये एक्चुअली में यूज जो किया गया है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। और इसके जो पोइट हैं, एक्चुअली में ये जो एक ऐसा फ्रेज था जो कि विलियम ब्लैक ने अपनी पोयम में यूज किया था, और जो बहुत फेमस हुआ था उस समय के पोएम्स में। और ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो नेगेटिव इंपैक्ट है, जो कि सोसाइटी को स्पेशली इंग्लैंड और लंदन की सोसाइटी को उस समय झेलने को मिला, वो जो है नेगेटिव इंपैक्ट है, वो कहीं ना कहीं विलियम ब्लैक ने अपनी पोएम में यूज किया था। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से खुश नहीं थे, क्योंकि ऑल्दो इसकी वजह से इंग्लैंड के जो लोग थे वो काफी इन्फ्लुएंशियल हो रहे थे, बट फिर भी जो काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि पॉवर्टी में रह रहे थे, गंदगी में रह रहे थे, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंपैक्ट जो था उनके नेचर में पड़ रहा था। तो विलियम ब्लैक ने वही जो एक नेगेटिव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो इंपैक्ट पड़ रहा था उसको अपनी पोएम में यूज किया था। तो जैसा कि मैंने बताया, द फ्रेज द डार्क सैटेनिक मील्स हैज बिकम द मोस्ट फेमस डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्स एट द सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था 1850 के समय में वो
एकदम अपने पीक पर था इंग्लैंड में उस समय, जो कि आज से करीबन 170 साल हो गए करीबन इस बात को। और ये जो फ्रेज था विलियम ब्लैक ने यूज किया था। विलियम ब्लैक ने अपनी पोयम एंड दिस डिड दोज फीट इन एंशिएंट टाइम जो है विलियम ब्लैक ने अपनी इस पोयम में यूज किया था। और ये जो पोयम थी ये पब्लिश हुई थी 1808 में। बट अब जो है इस पोयम को दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग जो है एज अ जेरूसलम जो है उस नाम से जानते हैं, क्योंकि जेरूसलम जो है ये एक वर्ड यूज हुआ है इस पोयम के अंदर। और जो कि जेरूसलम जो है एक जो कि आज के समय में एक फेमस जो है मतलब वो सिटी भी है आपके जो इजराइल के अंदर। और ये जो है अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंपैक्ट जो है इस पोएम में देखने को मिलता है। और यहां पर नेचर और ह्यूमन के बीच के जो रिलेशनशिप में जो डिस्ट्रक्शन आ गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, वो जो है देखने को मिलता है। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है। तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर, विलियम ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द विलियम ब्लैक फेमस पोएम्स सच एज लंडन, द सिक रोज एंड द टाइगर अपीयर इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, विजन ऑफ द डॉटर ऑफ एल्बियन। ओके, तो इन ये जो 3 फेमस पोएम है, एक्चुअली में तीनों फेमस पोएम जो है जिस कलेक्शन में प्रोड्यूस की गई थी, एक्चुअली उस कलेक्शन का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो जो ये तीनों पोएम है स्टूडेंट्स, ये प्रोड्यूस की गई थी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर। एक्चुअली में ये पहले जो वर्क था उनका जो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग एंड द एक्सपीरियंस जो था एक ही वर्क में हुआ था, बट बाद में उसको जो है डिवाइड कर दिया गया द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में एंड द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। तो ये तीनों पोएम है लंडन, द सिक रोज एंड द टाइगर अपीयर इन द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। और ये जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है एक तरह से पोएट्री कलेक्शन है, जिसके अंदर 26 पोएम्स का जो कलेक्शन जो है हमें देखने को मिलता है। और यहां पे विलियम ऑफ यानी एक्चुअली में ये जो पूरा पोएम जो है सेकंड पार्ट जो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के नाम से हुआ था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और ये जो पोएम है ये पब्लिश हुई थी 1790, मतलब कलेक्शन जो है 1794 में पब्लिश हुआ था। तो प्लीज मार्क सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इज द करेक्ट आंसर। तो प्लीज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने विलियम ब्लैक की शॉर्ट बायोग्राफी, उनके इंपॉर्टेंट वर्क और उनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं मैंने अभी आपको प्रेजेंट किए। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी क्वेरी है, अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव हमसे आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे जैसे आपका कॉन्टेक्ट आपका मैसेज आएगा। और इसके बाद कैसे आप हमारे इन कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।